हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग वीडियो सीरीज़ का ये हमारा 14वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम भारत के महत्वपूर्ण बांध परियोजनाओं की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बांध क्या होते हैं, इनके उद्देश्य क्या हैं, और फिर राज्यवार बांधों की चर्चा करेंगे। किसी भी नदी धारा को अगर रोक करके उसका उपयोग किसी दूसरे मानवीय क्रियाकलापों के लिए किया जाता है, इसको हम कहते हैं बांध। किसी भी नदी की धारा को अवरुद्ध करके उसके मार्ग के बीच में कोई ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना जिसकी वजह से उसका पानी जो है वो कंटिन्यू फ्लो में न रह करके एक और अवरुद्ध हो जाए या एक और जल स्तर बढ़ने लगे, ऐसे किसी स्ट्रक्चर को बांध कहा जाता है। बांध बनाने के जनरली 2-3 प्रमुख उद्देश्य हैं। जैसा कि एक उद्देश्य तो होता है कि वहाँ पर पानी को रोक करके और सूखे के महीनों के लिए, मतलब बारिश के दौरान जो पानी नदी में एकत्रित हुआ है उसे रोक करके गर्मी के मौसम के लिए उसको बचा करके रखना, मतलब जल का संरक्षण करना। भाई नदी में जो जल है वो प्रवाह करते हुए कंटिन्यू वर्षा ऋतु में ही उसका पूरा जल किसी अन्य नदी के थ्रू होकर के या सीधे ही वो नदी अगर समुद्र में मिलती है तो यह पूरा जल कहीं ना कहीं समुद्र की तरफ चला जाएगा, जो कि मानवीय क्रियाकलापों के लिए उपयोगी नहीं है। यदि उसमें बीच में बांध बना लिया जाए तो नदी के एक तरफ जो पूरा का पूरा जल है वो एकत्रित होने लगेगा और इसे भविष्य में भी उपयोग किया जा सकेगा। मतलब जब सूखे के मौसम होंगे, गर्मी के मौसम में इस पानी को उपयोग किया जा सकता है। तो एक तो रीज़न हो गया कि जल का संरक्षण करना। दूसरा रीज़न हो सकता है किसी क्षेत्र में अगर सिंचाई सुविधा पर्याप्त नहीं है तो नहरों के माध्यम से सिंचाई सुविधा देने के लिए भी बांध बनाए जाते हैं। तीसरा एक प्रमुख उद्देश्य है जल विद्युत का निर्माण। जल से विद्युत बनाने के लिए भी डैम्स या बांध का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा कुछ गौण लक्ष्य हो सकते हैं, जैसे कि पर्यटन का विस्तार करना, मछली पालन करना। इस प्रकार के उद्देश्य भी बांधों से सर्व किए जा सकते हैं। पर मुख्य रूप से हम बात करें तो कृषि या सिंचाई के लिए, जल संरक्षण के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है और किया जाता रहेगा। ठीक, अब हम सीधे राज्यवार बांधों की चर्चा करना अगर शुरू करें, सबसे पहले हम बात करें जम्मू कश्मीर राज्य में। वैसे तो अब ये 2 यूनियन टेरिटरी हैं, एक तरफ जम्मू कश्मीर और एक तरफ लद्दाख। हालांकि हम पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कॉमन रूप में अगर देखें तो यहाँ पे सिंधु की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ फैली हुई हैं, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज इस पूरे क्षेत्र में फैली हुई हैं। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर में 2 सहायक नदियां हैं, एक है झेलम और एक है चिनाब। इन दोनों ही नदियों पर कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं भारत की। चिनाब नदी पे अगर देखें तो बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल नाम से परियोजनाएं हैं, जबकि झेलम नदी पर किशनगंगा, तुलबुल और उड़ी ये 3 परियोजनाएं हैं। ये प्रमुख परियोजनाएं हैं। इनके अलावा भी छोटे छोटे बैराज बने होंगे, पर ये प्रमुख बांध हैं। ठीक, तो बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल पूछा जाता है कि बगलीहार परियोजना किस नदी पर है या किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। बगलीहार परियोजना जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर है। और इस परियोजनाओं के बारे में, झेलम और चिनाब नदी पे जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में एक और चीज़ याद रखेंगे कि पाकिस्तान हमेशा इन पर क्लेम करता है कि भारत इन नदियों पर बांध बना करके भारत पाकिस्तान के मध्य जो सिंधु जल समझौता हुआ है उनका उल्लंघन करता है। नदियों वाले टॉपिक में मैंने आपसे इसकी चर्चा नहीं किया है, याद रखिएगा। सिंधु और इनकी सहायक नदियां जो है, आपको पता है कि भारत से होकर के पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। जो भी नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सभी भारत से होकर के पाकिस्तान जाती हैं। और पाकिस्तान
ये क्लेम करता है क्योंकि ये नदियाँ भारत से होकर के पाकिस्तान जाती हैं, तो भारत अपनी तरफ इन नदियों पर बांध बना करके इसका पानी अवरुद्ध करता है और पाकिस्तान को कम पानी मिले ऐसी कोशिश करता है। ये क्लेम है पाकिस्तान का। ठीक, तो इसको दूर करने के लिए एक समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में, उसको कहा जाता है सिंधु जल समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में एक समझौता हुआ। 1960 से पहले दोनों के बीच विवाद रहता था कि कौन से नदी का पानी कौन सा देश यूज़ करेगा या कौन सा देश किसी पर बांध बना सकता है, इस प्रकार के विवाद होते रहते थे। तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। विश्व की अन्य जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके मध्यस्थता की वजह से सिंधु जल समझौता 1960 में संपन्न हुआ। इस समझौते का एक क्लॉज याद रखिएगा, एक मुख्य क्लॉज जो है वो ये था कि सिंधु नदी अपवाह तंत्र अगर आप देखेंगे तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तो खैर इंडिया में ही बहती है, और सतलज, ये इस प्रकार से इनमें स्ट्रक्चर है 6 नदियों का। तो इस समझौते में ये तय हुआ कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 80% जल पाकिस्तान यूज़ कर सकता है और 20% जल इंडिया यूज़ कर सकता है। ठीक, 80-20, इसमें 80 किसको है? पाकिस्तान को, और 20 किसको है? इंडिया को। साथ ही जो दक्षिण की तरफ जो 3 नदियां हैं, कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब, तो पाकिस्तान को 80% मिला। इसके नीचे है रावी, व्यास और सतलज। तो रावी और सतलज ये दोनों पाकिस्तान की तरफ तो जाती हैं, लेकिन व्यास नदी यह केवल भारत में ही बहती है। तो इन दोनों नदियों का जो इन दोनों नदियों पे जो बंटवारा है वो किस प्रकार से है? 20-80 का। इन दोनों नदियों का जो दक्षिण की जो 2 नदियां हैं जो कि पाकिस्तान में जाती हैं, व्यास को छोड़ दीजिए क्योंकि वह केवल भारत में बहती है, तो इन दोनों नदियों का 20% जल पाकिस्तान और 80% जल जो है वो भारत यूज़ करेगा, ऐसा एक समझौता हुआ है। तो पाकिस्तान हमेशा ये क्लेम करता है जब भी इन नदियों पर कोई बांध अगर बनता है तो पाकिस्तान क्लेम करता है कि भारत इस समझौते का, कौन से समझौते का? जो कि 1960 में हुआ था, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौते का उल्लंघन करता है भारत, इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, तो चिनाब नदी पे याद रखिएगा बगलिहार, दुल्हस्ती और सलाल परियोजना है। झेलम जो है वो किशनगंगा, तुलबुल और उड़ी नाम से 3 परियोजनाओं से युक्त है। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटी सी और नदी है, सुरु नदी, इस पे एक परियोजना है निम्बो बाजगो। ठीक, तो बस ये शब्द याद रखने हैं कौन कौन से परियोजनाएं जो है वो किस राज्य में है या किस यूनियन टेरिटरी में है। साथ ही जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनके नदी का नाम याद रखेंगे। ठीक, अगला है सिंधु, जम्मू कश्मीर से नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे कि एक परियोजना का नाम है यहाँ पे नाथपा झाकरी। नाथपा झाकरी कहाँ पे है? सतलज नदी पे है। इसके अलावा पोंग जो है वो व्यास नदी पर है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे ये जो व्यास नदी है जो कि सतलज में जाकर के मिल जा रही है, इसी व्यास नदी पर है पोंग परियोजना। इसके अलावा चमेश परियोजना भी रावी नदी पर है। ठीक, तो इसमें 3 नदियों के बारे में आपने देखा, एक तो है सतलज पे, एक व्यास पे, एक रावी पे। यहाँ पे नदियों का क्रम किस तरीके से था? यहाँ पे हमने बात किया था, यहाँ से सिंधु नदी जाती है, सिंधु नदी यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इसके नीचे झेलम, उसके नीचे चिनाब और एक थी यहाँ पे रावी नदी। ठीक, इस प्रकार ये जो रावी नदी है और व्यास नदी है, इन पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो रावी नदी पे चमेश, व्यास नदी पे पोंग परियोजना। खास करके यह पोंग परियोजना महत्वपूर्ण है, और सतलज पे तो जो भी परियोजनाएं हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो सतलज नदी पे नाथपा झाकरी है, इसको याद रखिएगा। यहीं पे सतलज नदी जो कि तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है, सतलज नदी पे 2 प्रमुख परियोजनाएं हैं जिनका नाम आप बहुत
पहले से सुनते आ रहे होंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना। इसमें से ये जो भाखड़ा नांगल है ये 2 परियोजनाओं का या 2 बांधों का समूह है, जिसमें से एक भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि दूसरा नांगल बांध जो है वो इसी सतलज नदी पे पंजाब में स्थित है। भाखड़ा बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, किस नदी पर है? सतलज नदी पर। ठीक, मैंने कहा कि भाखड़ा नांगल बांध एक संयुक्त परियोजना थी, जिसमें भाखड़ा बांध किस तरफ है? हिमाचल प्रदेश में, और भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश और नांगल बांध पंजाब में है। ठीक, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। कभी कभी सिर्फ यही पूछ लिया गया है कि भाखड़ा बांध किस राज्य में है, तो जनरली हमको कन्फ्यूजन रहता है। भाखड़ा नांगल पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि पंजाब में भाखड़ा होगा और हिमाचल प्रदेश में नांगल होगा, या पूरा परियोजना कुछ लोग ये सोचते हैं कि पंजाब में होगा। तो याद रखेंगे कि ये 2 बांधों का समूह है, जिसमें भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में और नांगल बांध पंजाब में है। ठीक, अब इस भाखड़ा नांगल बांध के बारे में कुछ और बात करेंगे, पर अभी सिर्फ इसका नाम याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल बांध जब यहाँ पे बनाया गया है, तो भाई कोई बांध जब बनाएंगे, मान लीजिए नदी का फ्लो इस तरीके से था, यहाँ पे हमने बांध बना करके पानी अवरुद्ध कर दिया। ठीक है, नदी का मार्ग पहले बहते रहती थी कंटिन्यू आगे, लेकिन अब हमने क्या किया, इस नदी के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। मतलब ये सारा का सारा पानी कहाँ जमा होगा? इसी नदी के पीछे जमा होता जाएगा, मतलब इस बांध के पीछे जमा होता जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से सतलज नदी पर भी जो बांध बनाया गया है, भाखड़ा बांध, उसकी वजह से उस बांध के पीछे जो पूरा पानी जमा हो गया है, इसको कहा जाता है गोविंद सागर झील। और इस प्रकार की झीलों को, जो बांध निर्मित होते हैं, उसे कहा जाता है मानव निर्मित झील। ठीक, या आर्टिफिशियल लेक। तो गोविंद सागर झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। कौन से बांध की वजह से बना है? भाखड़ा बांध की वजह से बना है। ठीक, हिमाचल प्रदेश में एक और परियोजना है, इसका नाम है पार्वती परियोजना। अब चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में इसी सतलज नदी पर एक परियोजना है, इसका नाम है नांगल परियोजना। कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे जब आपका सतलज नदी और व्यास नदी जिस जगह पे मिलते हैं, उस जगह पे एक छोटा सा बैराज बनाया गया है, ताकि यहाँ पे जो इकट्ठा हुआ पानी है, इसे नहर के माध्यम से राजस्थान या दूसरे सूखे प्रदेशों तक पहुँचाया जा सके। इस छोटे से बैराज को कहा जाता है हरिके बैराज। पूछा जाता है हरिके बैराज किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो सतलज नदी और व्यास नदी, इन दोनों के पानी को यहाँ पर मिला करके और जलधारा को मोड़ दिया गया है। ठीक, तो सतलज नदी और व्यास नदी पर है हरिके बैराज। कौन से राज्य में है? पंजाब राज्य में है। क्यों हरिके बैराज बनाया गया है? तो इस पूरे क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बनाने के लिए या सिंचाई सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, नहर निकालने के लिए हरिके बैराज बनाया गया था। ठीक, अब ये हरिके जो इंदिरा गांधी नहर है, जो हरिके बैराज से होकर के राजस्थान की तरफ जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें याद रखेंगे। पंजाब में हरिके बैराज के बाद में यह पूरा का पूरा जल पंजाब और राजस्थान के दिशा में मोड़ दिया गया है, और राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा, जो कि सूखाग्रस्त एरिया हुआ करता था, शुष्क एरिया होता था, इस जगह पर पानी मिलने की वजह से इस पूरे क्षेत्र में कृषि सुविधा भी डेवलप हो पाई है। ठीक, तो इंदिरा गांधी नहर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है, और कहते हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा या सबसे लंबा नहर है। कौन सा? इंदिरा गांधी नहर। ठीक, इसके अलावा पंजाब में रावी नदी पर एक बांध है, इसका नाम है थीन बांध। तो हमने पंजाब में मुख्य रूप से 2-3 बांधों के बारे में देखा। एक तो है हरिके बैराज, जो कि सतलज और व्यास नदी के पानी को सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर में मिलाने का प्रोजेक्ट था। दूसरा था नांगल बांध, जो कि सतलज नदी पर है, और तीसरा है थीन बांध, जो कि रावी नदी पर है। अगला हम चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुछ परियोजनाएं हैं, जिसमें से एक परियोजना के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना यह भागीरथी और भिलांगना नदी के मिलने पर बनाया गया है। इनके जो दोनों धाराएं मिलती हैं, इन दोनों धाराओं के जल को इकट्ठा करने के लिए टिहरी बांध बनाया गया है। यह सबसे अधिक ऊंचाई पर निर्मित बांध है। भारत में सबसे ऊंचाई पर निर्मित बांध है। पूछा जाता है टिहरी बांध के बारे में।
इसके बाद है टनकपुर। ये जो टनकपुर बांध है ये शारदा या काली गंगा नदी पर बनाया गया है। ये जो काली गंगा नदी है ये उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक, तो टनकपुर बांध हो गया। इसके अलावा एक है यहाँ पे टिहरी बांध के बारे में ही जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद हम यूपी की तरफ चलेंगे। तो यूपी में कुछ परियोजनाएं हैं जिसमें से एक है माता टीला परियोजना, लक्ष्मीबाई परियोजना, रिहंद बांध। ठीक, ये 2-3 नाम याद रखेंगे। खास करके जो सबसे महत्वपूर्ण है नेशनल या हमारे स्टेट एग्जाम्स के लिए वो है रिहंद बांध। ठीक, रिहंद बांध कौन सी नदी पर है? रिहंद नदी पर है, नाम से स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ से जो एक नदी निकलती है रिहंद नदी, जो कि यूपी के दक्षिणी हिस्से से जा कर के यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमा से होते हुए यूपी में प्रवेश करती है। यहीं पे एक डैम बनाया गया है, इसका नाम है रिहंद बांध। और जैसा कि मैंने बताया कि बांध बनने से नदी का जल इकट्ठा होने लगता है। यहाँ पे जो जल इकट्ठा होने लगा उसको कहा जाता है गोविंद वल्लभ पंत झील या गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक, गोविंद वल्लभ पंत सागर या गोविंद वल्लभ पंत झील। इसे रेणु सागर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी पर? रिहंद नदी पर रिहंद बांध, और रिहंद बांध के पीछे जो जल भराव क्षेत्र है उसी को ही गोविंद वल्लभ पंत झील या गोविंद वल्लभ पंत सागर या रेणु सागर कहा जाता है। ठीक है, तो यूपी में कौन कौन सी परियोजनाओं के बारे में चर्चा किया? माता टीला, लक्ष्मीबाई और रिहंद बांध परियोजना। इसके बाद में नेक्स्ट राजस्थान की चर्चा कर रहे थे। राजस्थान में अगर देखें तो यहाँ पे इस चंबल नदी पर, चंबल नदी किसकी सहायक है? यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे हैं, यह यमुना की सहायक है। तो इस चंबल नदी पर राजस्थान में 2 प्रमुख परियोजनाएं हैं। इनका नाम है जवाहर सागर परियोजना और राणा सागर परियोजना। कौन कौन सा? जवाहर सागर और राणा सागर परियोजना। ठीक, इसमें से जवाहर सागर परियोजना को कोटा परियोजना भी कहा जाता है। यहीं पे कोटा के पास में स्थित है, इसलिए इसको कोटा परियोजना भी कहा जाता है। ठीक, जो वही कोटा है जो कि IIT JEE नीट के लिए फेमस है। ठीक, तो कोटा परियोजना पूछा जाए कभी किसको कहा जाता है, तो जवाहर परियोजना, जवाहर सागर को ही कोटा परियोजना कहा जाता है। कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में। ठीक, तो जवाहर सागर हो गया, राणा सागर हो गया। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। इसी चंबल नदी पर आप यहाँ पे मध्य प्रदेश में देखेंगे तो एक और परियोजना है, इसका नाम है गांधी सागर परियोजना। ठीक, ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर पर है गांधी सागर परियोजना। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ही है तवा परियोजना। मध्य प्रदेश में ही एक परियोजना है, इसका नाम है तवा परियोजना। अब मध्य प्रदेश की एक बहुत फेमस नदी है नर्मदा नदी। इसी नर्मदा नदी पर कुछ परियोजनाएं हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया था सरदार सरोवर बांध के बारे में, सरदार सरोवर परियोजना के बारे में। अब नर्मदा नदी की जो परियोजनाएं हैं उसमें 2 राज्यों में प्रमुख रूप से परियोजनाएं देखने को मिलेंगी। एक तो मध्य प्रदेश में और दूसरा है गुजरात में। मध्य प्रदेश में जो परियोजनाएं हैं इसमें सबसे पहला है नर्मदा सागर परियोजना, उसके बाद में है ओंकारेश्वर परियोजना, साथ ही इंदिरा परियोजना और एक है महेश्वर परियोजना। ये सभी परियोजनाएं किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। यही जो नर्मदा नदी है इस पर आगे चल करके गुजरात में एक परियोजना निर्मित हुआ है, इसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना यह एक बहुत लंबे समय तक चला परियोजना है। इसकी जो आधारशिला है जवाहरलाल नेहरू जी के समय में रखी गई थी, लेकिन ये कंप्लीट कब हुआ है? कुछ वर्षों पहले ही मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। मतलब इतने लंबे समय तक यह परियोजना डेवलप होती रही थी। ठीक, तो नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, इंदिरा परियोजना, महेश्वर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। ठीक, इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक और परियोजना है, इसका नाम याद रखिएगा, बाण सागर परियोजना। ठीक, इसके अलावा गुजरात की तरफ अगर हम देखेंगे तो गुजरात में
तापी या ताप्ती नदी पर कुछ परियोजनाएं हैं। इसमें है उकाई परियोजना, काकरापार परियोजना, साबरमती और माही। साबरमती और माही परियोजना तो इन नदियों के नाम पे है। साबरमती नदी पे साबरमती परियोजना और माही नदी पर माही परियोजना। बाकी उकाई परियोजना और काकरापार परियोजना ये दोनों तापी या ताप्ती नदी पर स्थित हैं। अगला है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नदियों के नाम पे ही परियोजनाओं के नाम हमको दिखाई दे रहे हैं। एक है कोयना परियोजना, कोयना नदी पर। फिर है पूर्णा परियोजना, पूर्णा नदी पर। भीमा परियोजना, भीमा नदी पर। एक है जायकवाड़ी परियोजना, यह महत्वपूर्ण है, यह पूछा गया है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। और एक है छोम बांध या छोम परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक, तो ये सभी परियोजनाएं सिर्फ नाम और राज्य याद रखिएगा, इतना ही पर्याप्त होता है। इसके बाद में और दक्षिण की तरफ चलेंगे तो कर्नाटक में एक परियोजना है जोग परियोजना। इसे महात्मा गांधी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पे एक जलप्रपात भी है, इसका नाम है जोग जलप्रपात। ठीक, एक है लिंगन मक्की परियोजना, एक है शिव समुद्रम परियोजना। यह शिव समुद्रम परियोजना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी, जिसको कि दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, इसी दक्षिण की गंगा या कावेरी पर स्थित है शिव समुद्रम परियोजना। इसके अलावा घाट प्रभा, मालप्रभा, भद्रा, कालिंदी ये सभी स्थानीय नदियों के नाम हैं और इन पे छोटे छोटे बांध निर्मित हैं। अगला है केरल में चलेंगे तो पेरियार नदी पर है इडुक्की परियोजना। इसे पेरियार परियोजना या इडुक्की परियोजना कहा जाता है। नेक्स्ट है शबरीगिरी परियोजना जो कि पंबा नदी पर स्थित है। ठीक है, शबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम तमिलनाडु की तरफ चलें तो तमिलनाडु में पराम्बिकुलम परियोजना है। इसके अलावा अलियार परियोजना है, पायकारा परियोजना है, पापनाशम परियोजना है। ठीक, और है मैटूर परियोजना। ये सभी परियोजनाएं किस पर निर्मित हैं? कावेरी नदी पर निर्मित हैं। पराम्बिकुलम, अलियार, पायकारा परियोजना, पापनाशम और मैटूर ये सभी बांध या सभी परियोजनाएं कावेरी नदी पर स्थित हैं। ठीक है, अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्षेत्र में कुछ परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं। एक है नागार्जुन सागर परियोजना, एक है श्रीशैलम परियोजना और एक है अलमट्टी परियोजना। ये तीनों ही परियोजनाएं कृष्णा नदी पर स्थित हैं। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और अलमट्टी परियोजना ये तीनों ही परियोजनाएं कृष्णा नदी पर स्थित हैं। अगला है पोचमबाद परियोजना। पोचमबाद यह गोदावरी नदी पर स्थित है। और एक है निज़ाम सागर परियोजना। यहाँ पे ये जो निज़ाम सागर परियोजना है ये मांजरा या मांजरी नदी पर स्थित है। ठीक है, इसको स्थानीय रूप से मांजरा या मांजरी कहा जाता है। तो निज़ाम सागर परियोजना मांजरी नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला है यहाँ पे हम इसके और उत्तर की तरफ चलेंगे तो उड़ीसा राज्य में एक परियोजना जो कि बहुत फेमस है वो है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना के बारे में आपको पता है, यह महानदी पर स्थित है और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई कुछ कितनी है? लगभग 4.8 किलोमीटर है। ठीक है, ये तो केवल और केवल बांध की लंबाई हो गई। अगर पूरे जलबंध की लंबाई देखेंगे तो लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, बांध का मतलब हो गया एक नदी का जो बांध हो गया वो क्या हो गया? नदी की धारा के बीच में जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया होगा उसको कहा जाता है बांध। ये कितना है? 4.8 किलोमीटर। लेकिन ये तो केवल और केवल आने जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड कर रहा है। नदी तो कुछ इस तरीके से अपना पूरा एरिया कवर की होगी, पानी यहाँ पे फैला होगा। तो इस पूरे तटबंध क्षेत्र को अगर देखेंगे तो लगभग 25 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, 25 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है यह हीराकुंड बांध। इसके अलावा महानदी पर ही एक और बांध है, इसका नाम है मच्छकुंड। तो हीराकुंड और मच्छकुंड दोनों ही उड़ीसा में है, महानदी पर बने हुए हैं। ठीक, अगला है ये जो गोविंद वल्लभ पंत बांध के बारे में हम चर्चा कर रहे थे रिहंद नदी पर, ये किस राज्य में है? ये है यूपी में। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके बारे में याद रखिएगा कि
इसे भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील माना जाता है। मैंने इसके बारे में पहले डिस्कस किया था कि इस बिंदु को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। कुछ किताबों में आपको गोविंद वल्लभ पंत सागर झील मिलेगा और कुछ किताबों में गोविंद सागर झील, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसके बारे में आप चाहे तो थोड़ा सा और रिसर्च करके कंफर्म कर सकते हैं। मेरे ख्याल से गोविंद सागर झील को पहले सबसे बड़ा झील का दर्जा प्राप्त था, लेकिन उसके बाद शायद गोविंद वल्लभ पंत झील जो कि यूपी में है, इसको सबसे बड़ा झील होने का दर्जा प्राप्त हो गया है। इसके बाद में एक और राज्य, इसका नाम है झारखंड। झारखंड में एक नदी बहती है छोटा नागपुर पठार से, इसका नाम है दामोदर नदी, और इस दामोदर नदी पे कुछ परियोजनाएं हैं, ठीक। इसके अलावा भी कुछ छोटी नदियां हैं, इन पे भी कुछ परियोजनाएं देखने को मिलती हैं। इन सभी की चर्चा करें तो झारखंड में विशेष रूप से एक सबसे पहले कोनार परियोजना, मैथान परियोजना, तिलैया परियोजना और कोयलकारो परियोजना, ये सभी परियोजनाएं असल में दामोदर नदी पर ही फैली हुई हैं, दामोदर नदी पर ही निर्मित हैं। असल में यह जो दामोदर नदी पे परियोजना है, इसमें कुल 8 परियोजनाएं निर्मित की गई हैं। इस पूरे परियोजना के समूह को दामोदर घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसमें से कुछ परियोजनाएं झारखंड में हैं और कुछ परियोजनाएं पश्चिम बंगाल में हैं। दामोदर नदी का जो बहाव है उसे अगर आप देख रहे हैं तो यह झारखंड से होकर के पश्चिम बंगाल में मिलती है और पश्चिम बंगाल में बहती है, और पश्चिम बंगाल में यह हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक। इसी दौरान दामोदर नदी के जल को रोकने के लिए, इस पे बाढ़ नियंत्रित करने के लिए कुछ परियोजनाएं निर्मित की गई हैं। यह लगभग 8 बांधों का समूह है। इसको दामोदर घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। जिसमें कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, केवल हम नदी के हिसाब से अगर बात करें तो इसमें कोनार, मैथान, तिलैया, कोयलकारो और पंचेत हिल, ये सभी परियोजनाएं इसी दामोदर घाटी परियोजना का हिस्सा हैं। जिसमें से केवल झारखंड में कोनार, मैथान, तिलैया और कोयलकारो परियोजना है, जबकि बंगाल में पंचेत हिल परियोजना विस्तृत है, ठीक। तो ये प्रमुख परियोजनाओं की चर्चा किए हैं झारखंड वाले क्षेत्र में और दामोदर नदी पर। अब चलते हैं बंगाल। बंगाल में इसी दामोदर नदी पे मैंने बताया पंचेत हिल नाम से एक परियोजना है। किस परियोजना का हिस्सा है? दामोदर घाटी परियोजना, जिसमें कि कुल 8 बांध बनाए जाने थे। इसी 8 बांधों में से एक है पंचेत हिल बांध, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे आपको पता है कि गंगा नदी जो कि यूपी बिहार से होकर के बहते हुए फिर झारखंड से और बंगाल में एंटर करती है। बंगाल में एक जगह है फरक्का नाम से, यहाँ पे एक बांध बना करके, एक बैराज बना करके इसको 2 भागों में, इस पूरे जल को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक। एक धारा जो है वो बंगाल में ही दक्षिण की तरफ बहती है और दूसरा जो जल धारा है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ, बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। तो पश्चिम बंगाल में जो धारा बहती है गंगा की, इसको कहा जाता है हुगली नदी, ठीक। हुगली नदी यह फरक्का नाम के बैराज से विभाजित हुई एक वितरिका है, एक शाखा है, ठीक। हुगली नदी कौन सी नदी के नाम से जानी जाती थी पहले? गंगा नदी के नाम से। गंगा नदी 2 धाराओं में विभाजित हुई, कौन कौन सी? एक है हुगली और एक है पद्मा। पद्मा कहाँ बहती है? बांग्लादेश में। तो हमें हुगली से मतलब है। हुगली में विशेष रूप से यहाँ पे कोई परियोजना हमको दिखाई नहीं देती है। एक परियोजना का नाम बस याद रखेंगे, मयूराक्षी परियोजना, जो कि फरक्का बैराज के आसपास बनाया गया है, ठीक है। फरक्का बैराज का मतलब होता है छोटा बांध। तो फरक्का जो है वो एक बांध के रूप में है, गंगा नदी पर बनाया गया है। और यहीं पे एक परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। इस मयूराक्षी परियोजना का स्थान या राज्य पूछा जाए तो राज्य याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। इस मयूराक्षी परियोजना को कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कनाडा के वित्तीय सहयोग से इसको निर्मित किया गया था, ठीक। कहाँ पे निर्मित किया गया है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उसमें पंचेत हिल परियोजना, फरक्का परियोजना और मयूराक्षी परियोजना, इसको याद रखेंगे। अगला है, यहाँ पे एक
राज्य छूटा हुआ है हमारा बिहार। बिहार में आपको पता है कोसी नदी सबसे समस्या पैदा करती है, सबसे ज़्यादा समस्या पैदा करती है, बाढ़ लेकर के आती है। तो यहीं पे कोसी नदी पे एक परियोजना निर्मित की गई है, इसका नाम है कोसी परियोजना। इसके अलावा जो भी छोटी छोटी यहाँ पे नदियाँ हैं उन सभी पे परियोजनाएं बनाई हैं। एक है गंडक परियोजना जो कि गंडक नदी पे है, ठीक। इसके अलावा इसी कोसी नदी पे नेपाल में हनुमान परियोजना बनाया गया है, ठीक। हनुमान परियोजना कहाँ पे है? नेपाल में कोसी नदी पर है। इसके अलावा अब आप यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है भारत का, इसको देखेंगे, इसका नाम है सिक्किम। सिक्किम में तीस्ता नदी का उद्गम होता है और इस पे एक परियोजना निर्मित की गई है, इसका नाम है रानगिट परियोजना। रानगिट परियोजना किस नदी पे है? तीस्ता नदी पे। इसके अलावा भूटान में भारत के सहयोग से कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं, इसका नाम है चुक्खा परियोजना, टाला परियोजना, एक है संकोश परियोजना। ये सभी परियोजनाएं वांगचू नदी पर हैं। किस राज्य में है, सॉरी किस देश में है? भूटान में। किसके हेल्प से निर्मित किया गया है? भारत की मदद से बनाया गया है, ठीक। अगला है असम में। असम में एक परियोजना का नाम याद रखिएगा, उमियाम परियोजना, ठीक। उमियाम परियोजना ये है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर उमियाम परियोजना असम राज्य में स्थित है। इस प्रकार हम सभी राज्यों के जो प्रमुख बांध हैं इनकी चर्चा कर चुके हैं, ठीक। अब मैं बिल्कुल क्विक रिवीजन कर देता हूँ जहाँ जहाँ पे जो भी बांध महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में। सबसे पहले मैंने एक बांध की चर्चा किया था, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अब याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन आंसर के हिसाब से अब बताते चल रहा हूँ जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। दामोदर घाटी परियोजना यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि कहाँ पे निर्मित है? यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। दामोदर घाटी परियोजना, इसमें कुल 8 बांध निर्मित किए जाने थे, ठीक है। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ये इस वर्ष CGPSC 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, ठीक। इसमें कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? तिलैया, कोनार, मैथान, पंचेत हिल, ये सभी परियोजनाएं इसी दामोदर घाटी परियोजना का हिस्सा हैं। क्लियर। अगला है भाखड़ा नांगल परियोजना, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में, याद रखिएगा बिलासपुर नाम से एक जिला हिमाचल प्रदेश में भी स्थित है और बिलासपुर ज़िला छत्तीसगढ़ में भी स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में सतलज नदी पे भाखड़ा बांध निर्मित है और यहीं पे हिमाचल प्रदेश में एक बांध है, इसका नाम है पार्वती बांध या पार्वती परियोजना। ये जो भाखड़ा बांध है यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, ठीक। भाखड़ा बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तो पहला कौन सा है? पहला है टिहरी, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, और सेकंड नंबर पे है भाखड़ा बांध, ठीक। भाखड़ा बांध के बारे में मैंने बताया कि इस पे एक झील निर्मित हो जाती है, इसका नाम है गोविंद सागर झील। दूसरा है इसी सतलज नदी पे एक और बांध है, इसका नाम है नांगल बांध, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब राज्य में कौन सा बांध है? नांगल बांध। और इन दोनों ही परियोजनाओं को सम्मिलित रूप से भाखड़ा नांगल परियोजना कहा जाता है। अगला मैंने बताया रिहंद बांध के बारे में, जो कि प्रश्न पूछा गया है जहाँ से। रिहंद बांध यह गोविंद वल्लभ पंत सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रिहंद बांध है किस नदी पर है? रिहंद नदी पे है। रिहंद नदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से। कहाँ चली जाती है? यूपी की तरफ चली जाती है, ठीक। और इसमें जो जलाशय निर्मित हुआ है इसी को हम रेणु झील या गोविंद वल्लभ पंत झील के नाम से जानते हैं। अगला है हीराकुंड बांध, और हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में है। हीराकुंड और मच्छकुंड ये दोनों ही उड़ीसा में है, महानदी पर स्थित हैं,
ठीक, संबलपुर जिले से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर यह हीराकुंड बांध स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इसके बारे में पूछा जाता है बांध की लंबाई। ठीक, ये जो बांध की लंबाई है लगभग 4.8 किलोमीटर है। 4.8 किलोमीटर हीराकुंड बांध की लंबाई है और इसकी कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है। 25.8 किलोमीटर इस पूरे तटबंध के साथ इसकी लंबाई है। ठीक है, और अगला है कोसी। कोसी नदी, जिसको कि बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, इस पे नेपाल और बिहार दोनों में ही परियोजनाएं निर्मित हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी परियोजना के बारे में मैंने बताया, इंदिरा गांधी नहर के बारे में। ठीक, ये राजस्थान में विस्तृत है। इसके अलावा चंबल परियोजनाओं के बारे में मैंने चर्चा किया। चंबल नदी पे गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर निर्मित है। जवाहर सागर को कोटा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसके अलावा मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना कहाँ पे है? बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इस परियोजना को कनाडा के वित्तीय सहायता से निर्मित किया गया था, इसीलिए इसको कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो इतनी परियोजनाएं जो हैं वो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु थे उनकी भी चर्चा मैं कर चुका हूँ। अच्छा, कुछ और बातें हैं जो कि सरदार सरोवर बांध के बारे में है। 1-2 बिंदु हैं, इनको भी देख लीजिएगा, इसके बाद यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध, इस पे जो बांध निर्मित है इसका जो लाभ है मध्य प्रदेश, गुजरात, इसके अलावा महाराष्ट्र, साथ ही राजस्थान, ये जो 4 राज्य हैं इन सभी को इस परियोजना का लाभ मिलने वाला है। सभी का पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और इसी वजह से इन पे कुछ विवाद भी रहते हैं। विवाद ये था कि सरदार सरोवर जो डैम है वो काफ़ी बड़ा डैम होने वाला था और इसके पीछे कई सारे गांव डूबने वाले थे। कई बार इस पे कुछ इस परियोजना के खिलाफ कुछ आंदोलन भी हुए हैं। ठीक है, इसको नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, इसके अलावा कावेरी नदी पर भी जल विभाजन को लेकर के विवाद रहता है। इसको कावेरी जल विवाद के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से राज्यों के बीच विवाद रहता है? तो यहाँ पे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन 4 राज्यों के बीच में विवाद रहता है कावेरी नदी के विभाजन को लेकर के। ठीक, तो नदी और इन पे बनाए गए बांध और विवाद, इन सभी के बारे में लगभग यही प्रश्न है जो कि घूम फिर करके पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर एनालाइज करेंगे तो आपको भी ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि हाँ, लगभग इतने ही बिंदु हैं जिनको अगर आप ठीक से कवर कर लेंगे तो लगभग परीक्षाओं के 90-95% क्वेश्चन आपसे जो डैम के बारे में पूछे जाते हैं वो बन जाते हैं। मुख्य रूप से यही प्रश्न पूछा जाता है कि कोई डैम किस राज्य में है, किस नदी पर है, और अगर कोई खास उसके बारे में न्यूज़ में रहता है किसी वजह से तो वह बिंदु केवल पूछा जा सकता है। ठीक, तो डैम वाले टॉपिक में हमारे एग्जाम्स के लिए इतना ही था। आज की वीडियो में हम इतनी ही चीज़ें रखते हैं और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।